नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है संडे को जो पेपर हुआ है आरओ का, उसकी आंसर शीट आपके सामने रखनी है। एक दूसरा थोड़ा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना है, और तीसरा कि जो हमने उत्तराखंड पर एक पुस्तक लिखी थी उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके हाथों तक अगर वो पुस्तक पहुंच चुकी है तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है उस पर भी हमने काम करना है। तो शुरुआत करता हूं, चूंकि आंसर शीट आपके सामने बहुत समय से आ गई है, बहुत सारे लोगों ने डाल दी है, तो उसमें अब आपको कुछ ऐसा बचा नहीं है, कुछ नया। इस वजह से थोड़ा स्पीड ज्यादा रखेंगे हम यहाँ पर, और शुरुआत करता हूं फटाफट से। और पेपर इतना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था कि इसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जाए। वन लाइनर है पूरी तरह से। बस ये है कि मेरिट कितनी जाती क्या जाती है। शुरुआत करता हूं सामान्य अध्ययन। ये मेरे पास पेपर है और पेपर का डी सेट मेरे पास है। डी सेट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, और फटाफट से उत्तराखंड के से शुरुआत हुई है इसकी। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये जो कि उधम सिंह नगर में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तराई का क्षेत्र है, तराई में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए। बजट 2022-23-24 में राजकोषीय घाटा कितने का लक्ष्य रखा है, तो जीएसडीपी का 2.7% का लक्ष्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछी। इनके हिसाब से सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टिहरी है। 2400 मेगावाट का हम मानते हैं इसे, टिहरी बांध। और अगर पंचेश्वर बांध होता तो फिर कंफ्यूजन होता, क्योंकि इससे भी ज्यादा बनने की संभावना है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित से किससे संबंधित। चार धाम ऑल वेदर रोड है, चार धामों को जोड़ने वाला, बनाने वाला। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है पूछा है, तो नारियल केरल यानी तटों पर होता है, यहाँ कोई संभावना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है। फॉरेस्ट पॉलिसी पर्यावरणीय स्थिरता लानी है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। ये कॉमन था और कोई ऐसे ऑप्शन लग नहीं रहे थे। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को हमने ये भूमि बंदोबस्त पढ़ा रखा था पूरा कृषि में, तो वहां पर सब एक्सप्लेन कर रखा था, तलाव, उपराव, दोयम, ये सब। तो तलाव सिंचित भूमि है। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किस समूह में स्थित है, मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछे थे, तो यमुनोत्री और गंगोत्री सबसे पश्चिम यानी उत्तरकाशी में होते हैं। उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ है, तो उसके बाद बद्रीनाथ, चमोली में। तो इसका आंसर ये बैठ रहा था डी। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, इस टाइप से पर्यटन करके हमने जो टॉपिक डाला है उसमें भी से डाला है। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। गढ़वाल राज्य की बात हो रही है, अविभाजित, तो राजा प्रद्युम्न शाह के समय खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, और फिर यहाँ पर गोरखा राज स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कमलेंदुमती शाह। 1952 में जब चुनाव हुआ था, तो कमलेंदुमती शाह पहली महिला सांसद भी थी और पहली सांसद भी। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50%। ये कॉमन क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, इससे पहले ईओ में भी आ चुका है। अच्छा, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड के खासकर वन लाइनर क्वेश्चन है, वो किस प्रकार इस बुक, मतलब हमारी जो उत्तराखंड पर लिखी हुई पुस्तक थी उससे कवर हो रहे हैं। तो इसके लिए एक बार हम इसकी सीरीज में जा रहे हैं, जो हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड ऑल इन वन, इस टाइप से एक बुक आपके सामने पेश की थी कुछ समय पहले। बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा भी है, रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन ऑल इन वन, भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय। और इस पुस्तक में कैसा रिस्पॉन्स है, तो इसकी एक बार झलक दिखाता हूं मैं आपको। वैसे मैं ये फेसबुक के माध्यम से सब बता चुका हूं, और अभी फिलहाल चूंकि हम लोग अधिक से अधिक बुक के प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये भी बताना भी जरूरी है। तो यहीं पर जैसे एक क्वेश्चन था उत्तराखंड से कि विदेशों से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के कुल 5 जिले, मतलब ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला हुआ है अपना। उत्तराखंड के कुमाऊं से 4 जिले, गढ़वाल से सीमा, मतलब इस टाइप का एक टॉपिक बना रखा है उत्तराखंड में। तो उसमें ये पूछा है कि विदेशों से सीमा बना लिया उत्तराखंड के कुल 5 जिले हैं ये। उसमें उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, जो इस बार क्वेश्चन आया था आरओ में, उसने पूछा कि विदेशों से सीमा बनाने वाले इनमें से कौन कौन से जिले हैं करके आया था उसमें। तो उसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ इस टाइप से आया था इस बार। लेकिन इससे पहले जो, ये तो आरओ का क्वेश्चन था, इससे पहले जो ईओ का क्वेश्चन था वहां भी इसमें से क्वेश्चन था विदेशों से सीमा बनाने वाले जिलों से। मतलब ये क्वेश्चन ईओ में भी था और आरओ में भी था। तो ये
नए टॉपिक, जो नए टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है अभी उत्तराखंड में, उस पर फोकस कर रहा था मैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सेम आरओ में भी था और ईओ में भी था, बस क्वेश्चन की टेंडेंसी में अंतर था। हमने लिखा है कि मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण, इस बार तो 50% आरक्षण की बात कही थी। इस बुक में हम जैसे पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 था डी सेट में, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो यहाँ पर 50 सीटें आरक्षित है, ये तो क्वेश्चन ये था। लेकिन आरओ में था कि इसको कब, अधिनियम को कब लाया गया, तो 2008 में। ये ईओ का क्वेश्चन था इसी समय, मतलब ईओ में भी क्वेश्चन आया था और आरओ में, वहां 2008 पूछा था और यहाँ पर 50% पूछा था। तो इससे लग रहा है कि हाँ, क्वेश्चन इस बुक से हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईओ का क्वेश्चन था, ये हमने दिखा भी दिया था। ईओ में पूछा था कि विधान परिषद की कितनी सीटें थी। अच्छा, इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आरओ फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि भोटिया की उपजातियां कौन कौन सी, तो मारछा, तोलछा, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा, शौका। ये क्वेश्चन पूछा था आरओ 2023 में कि शौका किसकी उपजाति है, तो भोटिया की। तो कुमाऊं में शौका कहा जाता है इनको, ये प्रश्न आया था। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आरओ में कि जाड़, भोटिया, बसंत पंचमी को लौहसर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती, पूछा था। ये आरओ का क्वेश्चन है, आपने पेपर दिया ही होगा आरओ का। ये लौहसर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती। चलिए, ये क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन सीरीज में करने वाले भी हैं कवर। और एक और आरओ लिखा है, उसमें लिखा था कि उत्तराखंड ये बुग्याल और मैज्द कॉलम करके, वहां पर आया था कि दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग करके, तो गलत है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में था, वही एक गलत था उसमें से। तो ये आरओ का क्वेश्चन। तो बुक कवर करने के बाद हमें पूरा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कौन कौन से आ रहे हैं इस बुक से। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला था, ग्लेशियर आया था उत्तराखंड के, मैज्ड कॉलम वाला। उसमें मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ का, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी का, ये संतोपंथ चमोली का, ये क्वेश्चन आया था, ये मैज्ड कॉलम। और इसमें से एक और ग्लेशियर, कौन, 4 ग्लेशियर थे, एक था नामिक ग्लेशियर, इनको मैज्ड कॉलम करना था। तो ये पूरा ग्लेशियर की सीरीज है, उसमें से सारे ग्लेशियर के नाम लिखे हुए थे। अच्छा, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आरओ यहां से कवर किया है, देखो यहां पर लिखा है कि आसन बैराज के आगे शक्ति नहर में कुल्हाल तथा खारा जल विद्युत परियोजना है। वहां पर पूछा था कि कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ऑप्शन में आसन भी था, लेकिन आसन नदी नहीं है, बस आसन बैराज के आगे, तो ये यमुना इसका आंसर होगा। तो यमुना नदी की बात है, यमुना नदी, तो इसका, तो ये शक्ति, यमुना की जो शक्ति नहर है उस पर है एक्चुअल में, तो इसे नदी आएगा तो यमुना आएगा, न कि आसन। तो ये क्वेश्चन था। चलिए, नदी तंत्र से भी मतलब एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि भारत आगमन के बाद इसकी क्षमता, मैंने टेहरी बांध सबसे बड़ा बांध है, तो इसकी क्षमता 2400 मेगावाट। सबसे बड़ा बांध कौन सा, या जल विद्युत परियोजना पूछी थी, तो टेहरी की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2400 मेगावाट की। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया था इस बुक से। एक ये वन रिपोर्ट से आ रहा है, दोनों मतलब आरओ में भी क्वेश्चन था और इस बार भी क्वेश्चन आ था। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम हमने डाला है, तो इसमें है पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी। जो क्वेश्चन आरओ में पूछा था उसने पौड़ी ऑप्शन में नहीं था वहां पर, तो दूसरा अगर पौड़ी भी नहीं है तो नैनीताल होगा इसका मतलब, चूंकि ये क्षेत्रफल पूछा है। आप आरओ का पेपर जब देखोगे तो उसमें क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से पौड़ी पहले पर है, दूसरे स्थान पर नैनीताल होगा। लेकिन जो ईओ में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ ईओ 2023 लिखा है मैंने, सर्वाधिक 1% पूछा था वहां पर, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्रतिशत होगा तो नैनीताल होगा और क्षेत्रफल होगा तो पौड़ी होगा। पौड़ी ऑप्शन में दिया नहीं था, तो इसका मतलब दूसरा नैनीताल होगा। ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान, इस बार तो आरओ में क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या था। हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम लिखा हुआ है, देखो क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्षेत्रफल और स्थापना लिखी है। तो क्षेत्रफल के अनुसार 2390 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे बड़ा गंगोत्री था, यही क्वेश्चन था डायरेक्ट। उसके हिसाब से जो पूछता सीक्वेंस, एक आरओ यहीं पर और क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 1987 को कॉर्बेट के पश्चिमी भाग को अलग कर दिया गया और इसे सोना नदी, पूछा ना, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जो कॉर्बेट के पश्चिम की तरफ जाओगे तो वहां पौड़ी गढ़वाल है, तो पौड़ी में हुआ कौस सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो पूछा था कि कहाँ है, तो कॉर्बेट से अलग किया, कॉर्बेट के पश्चिम में पौड़ी है, पूरब में नैनीताल है, तो सीधी सी बात है पौड़ी में होगा। तो 2 क्वेश्चन यहीं से आए थे, देखो एक पेज के पास से। ऐसे कई केसेज हैं जब एक ही पेज से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अच्छा, और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये जनजातियों का पार्ट था। यहाँ पर दसौली ग्राम स्वराज मंडल की बात हो रही थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे इस बार आरओ में
कि दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी, तो हमने लिखा है 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने द्वारा चमोली गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ रखा है आर यार, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पर क्वेश्चन आया जिसकी बात हम कर रहे थे, पर्वतीय क्षेत्र में भूमि के प्रकार देखो, तलाव, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ दोयम और इजरान। बंजर भूमि को कहते हैं और तलाव किसे कहते हैं, तो सिंचित भूमि को। ये क्वेश्चन आया था, तो इसी के हिसाब से एक्सप्लेन हो रखा हो। सबसे उपजाऊ भूमि तलाव, फिर उपराऊ, फिर अव्वल, फिर स्टेप्स। ये क्वेश्चन भी था आरओ में। और देख लेते हैं कुछ कृषि से कोई क्वेश्चन उठाता तो। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ भी दिया है कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला, मतलब गन्ना उत्पादक जिले लिखा है तो सबसे टॉप में है उधम सिंह नगर, दूसरे में हरिद्वार, तीसरे में उधम सिंह नगर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, हमने पढ़ भी लिया है ये। चलिए और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। चार धाम का सही क्रम था, जैसे हमने लिखा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यमुनोत्री सबसे पश्चिम में है, फिर गंगोत्री, यानी दो की दो उत्तरकाशी में थे, जो क्वेश्चन था अभी उत्तरकाशी जो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर केदारनाथ है तो ये रुद्रप्रयाग में था, डिस्ट्रिक्ट का क्रम पूछा उसने पश्चिम से पूरब। उसके बाद बद्रीनाथ मतलब चमोली, जो ऑप्शन थे तीन स्टेप से थे, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली ऐसे। तो ये चार धामों का सीक्वेंस भी था वहां पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी हमने अभी पढ़ लिया था। चार धाम ऑल वेदर रोड योजना की शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को की गई। तो मतलब किससे संबंधित है पूछा था वहां, तो वहां पर सड़क यानी रोड, सड़क के लिए आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, सड़क मार्ग था ये, चार धाम ऑल वेदर रोड। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट, शेखर पाठक जी की पुस्तक थी द चिपको मूवमेंट, 2020 में जो किताब लिखी गई है, तो ये शेखर पाठक की पुस्तक थी। ये हमने अलग अलग करके सारे लेखकों को एक्सप्लेन कर रखा है, किसकी पुस्तक कहाँ है, किसकी पुस्तक कहाँ है करके। इसमें सारी पुस्तकों का डिटेल है, एक टॉपिक इसी नाम से है, ऑल इन वन में। अच्छा, पिछली बार जो आभूषण से जो क्वेश्चन, आभूषण में ईओ से भी क्वेश्चन था और आरओ में, तो उसमें तो मूर्खली पूछा था, मतलब अलग अलग पूछे थे कौन किसका है। जैसे हमने यहाँ पर मूर्खली कान का, ऊपर लिखा है कान के आभूषण, नाक के, गले के, इस टाइप से। और गोखले जो पिछली बार आरओ उसमें था, ईओ में पौछी, गोखले, मुखले। तो इस बार इसी का जो क्वेश्चन था, इसी के पास ये पूछा था कि जो वाद्य यंत्र है, नागफणी, ये आरओ को मैंने लिखा है यहाँ पर कि नागफणी कहाँ, मतलब किस टाइप का वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पर लिखा है देखो, सुशिर, फूंक कर बजाया जाता है, आरओ लिखा हुआ है। और इससे पहले जबकि भिड़ाई आया था, भिड़ाई वाद्य यंत्र, ये किस टाइप का है, तो ये घन वाद्य है। तो दोनों ये इस पेज से भी मतलब दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि, और ये क्वेश्चन भी था, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924, ये क्वेश्चन भी आया था इस बार बोसी सेन का, जो आरओ का क्वेश्चन था उत्तराखंड के संस्थानों में से। और हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये लाखू उड्यार बहुत सरल था, ये तो आना ही था। तो अल्मोड़ा लाखू उड्यार 2023 आरओ, सुयाल नदी के दाहिने तट पर अल्मोड़ा में। जनरल क्वेश्चन है, ये तो किसी भी बुक से आने ही हैं। खैर मतलब अधिकतर ये देखने को मिल रहा है कि, अच्छा एक और क्वेश्चन आरओ यहाँ पर लिखा है देखो, प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का अंतिम पवार वंशी शासक था, ये क्वेश्चन आया था। गढ़वाल का अंतिम पवार वंशी शासक मतलब जो गढ़वाल में बैठा, फिर टिहरी राज्य शुरू हो गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। एक और दिख रहा है, प्रताप शाह की मृत्यु के बाद कीर्ति शाह मात्र 13 वर्ष की आयु में, और प्रताप शाह की रानी गुलेरिया का जिक्र था जो क्वेश्चन, कुंदन देवी से उत्पन्न 3 पुत्रों में कुंवर विचित्र शाह कुंवर, मतलब ये पूछा था कि रानी गुलेरिया ने किसको गद्दी सौंपी थी, तो गुलेरिया। तो यहां पर ऑप्शन है कीर्ति शाह देखो, तो इसका मतलब गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी और कीर्ति शाह की माता थी। तो ये क्वेश्चन आरओ में था, गुलेरिया ने किसको गद्दी पर बैठाया था, तो कीर्ति शाह इसका आंसर था, हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, वन से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां पर से था जो अभी हम पढ़ रहे थे। स्वाधीन भारत में राजमाता कमलेंदुमती शाह को 1952 के आम चुनाव में सांसद निर्वाचित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बनी थी, और ये क्वेश्चन आया था। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद, महिला नहीं था बल्कि यहाँ पर पहली सांसद था 1952 के आम चुनाव में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था लगभग ये भी हिस्ट्री का। और एक यहाँ से था कुमाऊं कमिश्नर से, ये क्वेश्चन था कि 1815-16 में गार्डनर के समय अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त, राजस्व बंदोबस्त लिखा है वहां पर, करवाया गया था, जो कुमाऊं में गार्डनर के और गढ़वाल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही था आरओ में कमिश्नर से। अच्छा, दूसरा कमिश्नर से क्वेश्चन था, ये देखिए,
हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही था, बिल्कुल 2 क्वेश्चन थे कमिश्नरी से। यहाँ पर कमिश्नरी का पूरा टॉपिक ही है, डिटेल करके रखा हुआ है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन जो 2 बार आ चुका है एक हिसाब से घुमा फिरा के, हालांकि इसका आंसर बताना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है 1864 में जर्मन विशेषज्ञ ब्रिटिश ब्रांडिश की सहायता से वन विभाग का गठन किया गया। मतलब जर्मन और फ्रांस के बहुत सारे यूरोपीय विशेषज्ञों को यहाँ पर लाया गया था। तो इसमें उसमें ईओ में तो डायरेक्ट क्वेश्चन था किस देश के विशेषज्ञों के सहयोग से, वहां पर जर्मन था। इस बार थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप का है, तो उसमें किसी का नाम दिया है कि 1928-29 के मध्य राजा नरेंद्र शाह के समय टिहरी राज्य में किस देश के विशेषज्ञों के समर्थन से, तो वहां पर मेरे हिसाब से आंसर इसका जर्मनी होना चाहिए। तो उसमें भी यूरोपीय विशेषज्ञ थे, जर्मन और फ्रांस से आए थे, तो अधिकतर जर्मन विशेषज्ञ इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो शेष छूट गया है अभी फिलहाल। अच्छा, और जो क्वेश्चन थे थोड़ा इस बार जो क्वेश्चन पूछा था कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, ये देखिए तीसरा अधिवेशन तो कहाँ हुआ था, तो कोटद्वार में। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में, डायरेक्टली क्वेश्चन था हिस्ट्री का उत्तराखंड का। अच्छा, लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये ईओ में क्वेश्चन था, लोकरत्न पंत, गुमानी पंत, उपनाम नाम। इस बार 2 क्वेश्चन थे, सुमित्रा गोसाई पंत के नाम से किसे जाना जाता है आर में, सुमित्रा नंदन पंत को, और चारण के नाम से शिव प्रसाद डबराल। दोनों क्वेश्चन आर में आए थे, एक ही पेज से, मतलब एक ही लाइन से। देखो ये ईओ में थे, ये दोनों आर में है, यानी पेज की शुरुआत में तीनों क्वेश्चन काम के थे हमारे। और एक था ये ईओ का क्वेश्चन, मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये था एक छोटा सा आइडिया दे रहा था कि बुक से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा बुक लिखना चरितार्थ हुआ। और आने वाले समय में जो भी पार्ट इसका अछूता रह गया है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं बुक कहाँ मिलेगी, कैसी में होगी, बुक का नाम क्या है। तो अभी बुक बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, सर्कुलेट हो रही है, लेकिन बुक का कलर इस टाइप के है, ऑल इन वन ऊपर से लिखा हुआ है। और ज्यादा भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय, ऑल इन वन नाम से और भी बुकें चल रही है, तो इसका भौगोलिक, सांस्कृतिक, इसका पूरा डिटेल होगा। और जो पार्ट इसका अछूता रह गया है, जैसे आर्मी, मतलब सेना में उत्तराखंड के लोगों का योगदान, और थोड़ा पंचायत का क्षेत्र, हिस्ट्री का कुछ और पोर्शन, स्वतंत्रता संग्राम, जो छूट गया उसको हम इसके तुरंत ही नेक्स्ट संस्करण में पूरा कवर करने वाले हैं। मतलब फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा। तो ये इस पर मैं अभी फिर से लगा हूं काम में। फिलहाल मैं फिर टॉपिक पे चलता हूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। 10-11 क्वेश्चन कवर कर चुके थे हम, अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये साइंस का क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, तो इसका आंसर निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है, इसका आंसर होगा एंटासिड। एक क्षण की तापी चालकता पर निर्भर करती है, तो उसके क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट इसका आंसर होगा, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है। क्योंकि मैंने कहा था कि पेपर में अब रहा नहीं कुछ, बहुत सीधा स्पीड बढ़ानी है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हमने अपने क्वेश्चन पेपर में डाला भी था। वो किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। और IPv4 एड्रेस 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर में 1 KB बराबर 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी पूछा है, तो राजगृह पहली राजधानी ये थी। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन ई टोकोफेरोल, इसका नाम ये है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं। इसको भी हमने अपने साइंस वाले पार्ट में, मतलब भूगोल वाले में, पर्यावरण वाले में भी पढ़ा रखा था। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना की छाल से मिलती है, ये ठीक था। मतलब पुराने पूछे गए क्वेश्चन है एक हिसाब से। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का, चोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में था, तो उससे पहले वहां पर पल्लव राज्य होगा। ये पल्लव, ये नहीं, पल्लव वहां के हुए, पांड्य तो तमिलनाडु के हुए। किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो फिरोज तुगलक ने फतुहात फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में, दिल्ली सल्तनत में। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस 15 अगस्त, इससे पहले मतलब 15 अगस्त 1945 को ना जापान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसका सटीक सबसे सही ये लग रहा है, ये आंसर इसका है। एक्वर्थ कमेटी बहुत सुर्खियों में रहती है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, रेलवे परिवहन में भी हम पढ़ाते हैं। एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट का जिक्र हुआ है। निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना है, शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था, तो ये लाल बाल और पाल यानी लाला लाजपत राय ने कहा है शिक्षित भारतीयों का मेला।
भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया? अनुच्छेद 58। डायरेक्ट क्वेश्चन था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, मतलब जब एक ही दल काम कर रहा था तो कांग्रेस का, तो वो था 1947 से 67। उसके बाद धीरे धीरे फिर गैर कांग्रेसी सरकारों का बनना शुरू हो गया। तो सबसे सटीक आंसर ये होगा। किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये है आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। निम्न कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? हमने संविधान सभा को पूरा डिटेल किया, तो उसमें कितनी महिलाएं थी, उनमें क्या रोल था? तो इसका आंसर अम्मू स्वामीनाथन सदस्य। 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, पहले भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया था और गांधी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उनके गुरु भी हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243। जो इसका आंसर यह होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी? तो अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार? तो BN राव माने जाते हैं संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है? कौन सी अनुसूची आ रही? तो 7वीं, क्योंकि और अनुसूची में ऐसा हो नहीं सकता केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 39। भारत द्वारा G20 सम्मेलन 2023 निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बना दिया? अफ्रीकी यूनियन के 54 देशों को शामिल किया गया था। G20 करके हमने एक बड़ा सा एक टॉपिक डाला था, पूरा डिटेल किया था उसका, कहाँ हुआ, कौन कौन से जुड़े, क्या हुआ, पूरा कंप्लीट। यानी कुल मिला के जो भी उत्तराखंड का करंट अफेयर था, उत्तराखंड क्या इंडिया का भी, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो रखे हैं। मतलब हमारी जो मंथली वीडियो आ रही थी जनवरी से अक्टूबर नवंबर तक की, चाहे वो इंडिया की हो उत्तराखंड की, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो इसलिए उसका काफी फायदा भी हुआ जिन लोगों ने उसे रेगुलर किया होगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम। ये नहीं होता है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न से कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो हर घर जल। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्न से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है इनमें से? तो इसका आंसर था शिक्षा। क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य प्रस्ताव। उसी में उसके दर्शन छुपा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक, इसका आंसर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन। बहुत सारे स्टेटमेंट बोल रखे ग्रेनविले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में या भारतीय संविधान के बारे में, तो यही अनुमान सबसे सटीक था, ग्रेनविले ऑस्टिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? अनुच्छेद 368। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो पिछले साल एग्जाम पेपर में कहीं न कहीं आए हुए हैं, मतलब रिवाइज क्वेश्चन थे बहुत सारे। 46। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा था? रेलवे है, रेलवे जोन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सबसे गलत ये लग रहा था दक्षिण पूर्वी रेल का मुख्यालय। इसका मुख्यालय खुद भी कोलकाता में था, कोलकाता। और ये भुवनेश्वर है, ये दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे था। अगर तटीय होता यहाँ पर तो सही होता है, तो ये था नहीं, इसलिए यही गलत माना जाएगा। कौन गलत है? क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हम। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक, अब इस पर भी काफी डिवाइड है, कहीं पर ये कहीं पर ये। अगर मुझे टिक मारना होता तो मैं इसे मार दूंगा, 1961 से 71। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, भूगोल से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये इनका क्रम है। सब दक्षिण से जाती हैं, लेकिन सोन गंगा की सहायक है और ये तीनों यमुना की सहायक है, और क्रम यही है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे। तो इसका आंसर जहां बनना था चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये बी इसका आंसर। ये अपने क्लासेज में, रेगुलर क्लासेज में हम लोग बहुत अच्छी तरह समझाते रहते हैं मैपिंग से। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है? सोना कहाँ होता है? कोलार, कर्नाटका, सही है। कोयला झरिया, झारखंड, सही है। लोहा यस्क, गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश में है। वैसे यहाँ पर तो हल्दी वगैरह अन्य चीज फेमस होती है, ये गलत था। और हीरा ठीक है, पन्ना। क्वेश्चन सी था इसका आंसर, जो गलत हो रहा था।
क्वेश्चन नंबर 51 में आ गए हम लोग। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में, ये फिर से जनगणना का टॉपिक है, मतलब एक क्वेश्चन की गारंटी रहती है वैसे जनगणना से। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा, प्रतिशत ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर गोवा होगा अगर प्रतिशत पूछता था। और अगर जनसंख्या पूछता तो महाराष्ट्र होता जनसंख्या। तो जनसंख्या पूछता तो महाराष्ट्र, लेकिन प्रतिशत पूछा इससे इसका आंसर गोवा होगा। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? अधिकतम जनसंख्या वृद्धि, तो इसका आंसर है मेघालय में। न्यूनतम पूछता तो नागालैंड में हुई है। न्यूनतम माइनस में चला गया नागालैंड, और अधिकतम मेघालय में हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लघु व्यवसाय इकाइयों के लिए, इसमें व्यवसाय करने के लिए लोन मिलता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कॉमन क्वेश्चन था, इसका आंसर मणिपुर है। मिजोरम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के राज्य से गुजरती थी। बोकारो स्टील प्लांट रूस की देन है, सोवियत संघ यूएसएसआर कहते थे, उसके द्वारा इसे सहयोग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी, केवल अक्टूबर 2023 पूछा है, तो इसके हिसाब से सर्च करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, वी षणमुगम। बहुत सारे चेंजेस किए थे उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में एक महीने के अंदर। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर स्पेन होगा। 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव टोटल घोरडो, ये गांव आया था गुजरात का। नेक्स्ट आ रहा है 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो इसका आंसर लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था वो है शिव शक्ति। चंद्रयान 3 ने जहां पर पहली बार चंद्रमा को छुआ था दक्षिणी गोलार्ध में। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश तो किस पोर्टल, काफी ये करंट में हमने पढ़ा लिया था, समर्थ पोर्टल के माध्यम से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको, पूरा एक बड़ा सा टॉपिक बना रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां। तो चूंकि महिला सशक्तिकरण करके टॉपिक था और एक पूरा निबंध टाइप का मैंने आपको लिखा रखा था, और उसमें भी ये जिक्र हुआ था पूरा। किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित, काफी सुर्खियों में चल रहा था बिहार की जाति आधारित जनगणना। एशियन गेम्स 2023, इसको हमने अलग से टॉपिक बना रखा है, एशियन गेम्स और एशियन पैरा करके अलग से बड़ा सा टॉपिक था, पूरी डिटेल थी। और ये है चीन के गुआंगझाओ में किसने कितने पदक जीते, पूरे डिटेल व्याख्या है इसकी। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो वहीदा रहमान को मिला था। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। एक तो नोबेल शांति पुरस्कार था, एक यूएनओ का शांति पुरस्कार, इसको लेकर काफी विवाद भी चल रहा था, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था। तो चलिए, मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। नासा सेवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया, मुंबई महाराष्ट्र में है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते थे एशियाई खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी गुलेरिया, ये क्वेश्चन में जो मैं उत्तराखंड में पढ़ रहा था, रानी गुलेरिया निम्न से किस परमार राजा की? तो कीर्ति शाह को बैठाया था उन्हें, उनका पुत्र था प्रताप शाह, उनके समय काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्न से किस जन आंदोलन से है? तो इसका कुली बेगार तो हो नहीं सकता था आजाद पंचायत में। ढोलापाल की अलग सा टॉपिक है, वो दलितों के उत्थान से संबंधित था। तो बचा रमाई आंदोलन। रमाई यानी टिहरी का मामला चल रहा था। टिहरी में जन राजतंत्र के विरोध में आवाज उठाने वाले लोग थे जिन्होंने आजाद पंचायत के माध्यम से काम किया था। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? वैसे मुख्य न्यायालय तो प्रताप शाह ने बनाया था, लेकिन नरेंद्र शाह ने उसका नाम रख दिया था हुजूर दफ्तर। इसका आंसर नरेंद्र शाह होगा। क्वेश्चन अलग था, किसने बनाया और किसने उसका नाम हुजूर दफ्तर किया गया? तो नरेंद्र शाह। बिना ताश का बादशाह हमने हेनरी रेमजे पढ़ दिया था, छठा कुमाऊं कमिश्नर। किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बोसी सेन ने। ये मैं आप उत्तराखंड की किताब में सब दिखा भी चुका हूं आपको। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। कौन उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गब्बर सिंह नेगी। ये तो वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शामिल हुए थे, दोनों ये हो नहीं सकते थे। और बलभद्र सिंह नेगी गढ़वाल, जो गढ़वाल लैंसडाउन में
स्थापित हुई थी, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, वहां पर उनका बड़ा योगदान रहा बलवंत सिंह नेगी का। तो इसका मतलब ये 3 तो नहीं थे, तो इसका आंसर चंद्र सिंह नेगी होगा, ये आंसर था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1936 में गढ़वाल संघ की स्थापना कहां हुई? तो इसका आंसर दिल्ली में है, गढ़वाल सेवा संघ। बाद में 1938 में गणदेश सेवा संघ, फिर से इसका नाम बदला गया, तो कई नाम आए थे। किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2000 का आयोजन किया? तो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो कवर किया था, पूरा सारे क्वेश्चन कवर कर दिए थे। अच्छा चलिए नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन अब हमारे पास। 1 जनवरी 2023 में ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया, पूछा यहाँ पर किस देश को? तो अर्जेंटीना, मिस्र और ईरान, तो इसका मतलब जापान, ये पूरी एशियाई देश था, इसे शामिल नहीं किया गया था। लाखों उडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद से मिले हैं? तो अल्मोड़ा, ये कॉमन क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न। बाल्यकाल में गोसाई दत्त, ये मैंने दिखा रहा था लास्ट पेज अपनी बुक का, तो उसमें दोनों थे, सुमित्रानंदन पंत को गोसाई दत्त कहते हैं। सुशिर वाद्य की बात हो रही थी, तो इसका आंसर था नागफनी, ये मैंने दिखा दिया था आपको। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है 84। बद्रीनाथ के रावल पुजारी किस राज्य के मूल निवासी थे? केरल होते हैं, केरल के निवासी होते हैं रावल। कौन सा मस्जिद गढ़वाल मंदिर गढ़वाल में स्थित है? पूछा गढ़वाल में। धौलीनाग पिथौरागढ़, बेरीनाग पिथौरागढ़, कालीनाग पिथौरागढ़, नागनाथ पोखरी, सॉरी धौलीनाग बागेश्वर होगा ये आज के हिसाब से। तो ये तो सब कुमाऊं के, तो नागनाथ पोखरी ये चमोली में है, तो इसका मतलब ये गढ़वाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपद समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, 2 बार आ चुका है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, इसके अलावा चंपावत और उधम सिंह नगर भी है, लेकिन यहाँ इन 3 ही थी आंसर। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न से किस जनपद में अवस्थित है? तो पौड़ी में। कॉर्बेट से अलग किया गया है, तो नैनीताल के पश्चिम में पौड़ी था। द चिपको मूवमेंट 2020 अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक शेखर पाठक जी। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्न से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि थी? ये, तो इसका आंसर भी उधम सिंह नगर। तराई का क्षेत्र था, यहाँ पर गन्ना होता है। लौसर पर्व का संबंध ये मैं दिखा रहा था आपको, जाड़ भोटियाओं से संबंध है लौसर पर्व। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी 1964 में। अच्छा नेक्स्ट था, कौन चारण उपनाम से था? तो शिव प्रसाद डबराल, चारण इस 92। क्योंकि अब तक आंसर शीट लगभग सबने मिला ली होगी, देख भी ली है, और बस अब वेट है तो आयोग की आंसर शीट का है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे होंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर। आसन, मैं यही बता रहा था आपको, आसन यमुना नदी पर है, मतलब ये जो सॉरी कुल्हाल जलविद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, और यमुना नदी की जो नहर है शक्ति नहर, इस पर है मूलतः, तो इसमें आसन गलत है, यही पहला ही गलत था, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 94 वन रिपोर्ट से भी ये क्वेश्चन फिर से है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा है? तो मैंने कहा ना पौड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो नैनीताल होगा। अगर प्रतिशत पूछता तो भी नैनीताल होता। सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये मैं दिखा रहा था दयारा बुग्याल, चूंकि उत्तरकाशी में है, तो इसका मतलब ये गलत होगा, और तो ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये उत्तराखंड का पोर्शन चल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि हाँ लेवल थोड़ा ठीक है। टिहरी दरबार में 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवाएं ली, वे किस देश की थी? ये क्वेश्चन था, पिछली बार भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा था। अब इसमें इटली और स्पेन, ये तो कोई ऑप्शन नहीं थे। अब बचे जर्मनी और यूरोप के, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जर्मनी होगा, और जर्मनी ऑप्शन नहीं होता तो फ्रांस होता। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तक गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त, मतलब भूमि बंदोबस्त ही है, तो 1815 16 यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 सुमेलित करना है कौन क्या। संतोपंथ पूछ रहा है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा का उद्गम है संतोपंथ, ये अलकनंदा का। गंगोत्री से भागीरथी निकलेगी, मिलम और नामिक, नामिक से पूर्वी रामगंगा, मिलम गौरी गंगा, तो इसका आंसर जा रहा था सी आंसर। किस जनजाति को शौका के नाम से जाना जाता है? तो भोटिया, पिथौरागढ़ में यानी कुमाऊं में शौका कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था? हमने राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम लगाया था क्षेत्रफल के अनुसार, तो गंगोत्री था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं था, बस औपचारिकता थी, क्योंकि हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कर भी रहे थे, और ये लगा कि हमारे करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है जनवरी से लेकर अब तक की, वो कामयाब रही। और दूसरा कि
जो बुक हमने लिखी है उसमें उत्तराखंड के लगभग 90% क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमें अपनी बुक में और कुछ चेंजेस करके एक ऐसी कंप्लीट बुक तैयार कर देनी है जिसमें उत्तराखंड का सारा कंप्लीट मैटर हो और बच्चों को केवल एक बुक पढ़ने पड़े, वो हो उत्तराखंड का इतिहास ऑल इन वन, सामाजिक भौगोलिक और परिचय। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा कैसा रहा पेपर? मेरे हिसाब से पेपर लगभग ठीक था, और इसे टफ पेपर तो नहीं कह सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं, और मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट भी जनरल था, मॉडरेट टाइप का था। इसके हिसाब से अगर कितनी जानी चाहिए मेरिट, क्या जानी चाहिए, 137 सीटों के पैरेलल अगर देखा जाए तो लगभग 2100-2200 के आसपास लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम न्यू हैं अभी, जिनके मैथ रीजनिंग थोड़ा ठीक है, उन्होंने भी पेपर अच्छा किया है। अब तक के आंकड़े जो भी आ रहे हैं, तो कोई पेपर में जरूर लिख दे रहा है या फेसबुक में जरूर लिख दे रहा है मेरे 108, 117, 112 है, लेकिन ये सब कहने की बात है। पेपर सबके लिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर करी होगी, और किसी को टाइम की शॉर्टेज रही है, तो इसी को अगर बेस माना जाए तो मेरे हिसाब से जो जनरल की मेरिट जानी चाहिए, जनरल की, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। मैं यहाँ पर कम लिख दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये सब सही नहीं है, लेकिन लगभग जनरल की मेरिट मेरे हिसाब से 104 और 105 जानी चाहिए। अब हो सकता है एक आध नंबर कम, एक आध नंबर ज्यादा आ जाए, चलेगा। उसके बाद जनरल में ईडब्ल्यूएस, आज की डेट में ईडब्ल्यूएस सबके पास है, ये मत सोचना कि हमारे पास ही रहता है, सब लोग बना चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट 100 से 102 के आसपास जाएगी लगभग। तीसरा नाम जिनका और उल्लेख करना हमने, उसमें गर्ल्स की रिजर्वेशन के साथ साथ गर्ल्स की मेरिट थोड़ा कम आने के चांसेस रहते हैं, तो हम 96 से लेकर 98 के आसपास मान रहे हैं। हाँ, एक आध दो नंबर कम ज्यादा हो सकता है, और थोड़ा कम जा सकती है। उसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ये और कितनी कम जा सकती है। एससी में कम जाने के चांसेस हैं लगभग 94, 95, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। और एसटी में लगभग इन दोनों में 95 से लेकर 96 तक जाने के चांसेस हैं, एसटी और ओबीसी लगभग। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है मेरा अपना, जो मुझे अनुमान लग रहा है कि इतना जाना चाहिए। और चूंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जनरल में रहेंगे यहाँ पर, और फिर ईडब्ल्यूएस में भी रहना ही है उनने, तो इसलिए बहुत सारी 2200 सीटें अगर टोटल आती हैं, तो उसके हिसाब से मेरिट में एक दो नंबर का कम ज्यादा हो सकता है। तो ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक। चलिए, तब तक के लिए 31 दिसंबर को वीडियो का एग्जाम है, उसके लिए तैयारी कीजिए, और जैसा भी पेपर हुआ है, बस जो इस क्राइटेरिया में लगभग आ जा रहे हैं, 100 के आसपास हैं जनरल कैंडिडेट्स, उन्हें मेंस भी लिखना है, तो मेंस की भी तैयारी करनी है। और तब तक वीडियो का एग्जाम है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।